एक किसान की बदलती किस्मत। एक गांव था जिसका नाम हसनपुर था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और 2 बेटियां रहती थीं। पूरा परिवार खेती किसानी कर बड़े प्रेम से उस गांव में रहते थे। चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह किसान, जिसका नाम गोविंद था, वह अपनी दोनों बच्चियों को भी अपने साथ खेत ले जाया करता। इसी तरह पूरा परिवार अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन जब वह खेती कर रहा था, तब उसे अपने खेत में एक कोने में चमकता हुआ एक सुनहरा सा शीशे का टुकड़ा मिलता है। किसान यह देखते ही उस सुंदर से दिखने वाले शीशे के टुकड़े को अपने हाथ में उठाकर देखने लगता है और सोचता है कि इतनी सुंदर रंग बिरंगी सितारों से जड़ित ये कांच का टुकड़ा मेरे खेत में कहाँ से आया भला? ये कितना सुंदर और कितना अनोखा है। कहीं किसी के हाथ से यह गिर तो नहीं गया? यह सोच ही रहा था कि तभी किसान की दोनों बेटियां वहां आ जाती हैं और उस शीशे को अपने पिता के हाथ से लेकर कहती है, पिताजी पिताजी, ये कितना सुंदर छोटा सा आईना है, क्यों ना इसे हम रख लें? तब किसान कहता है, बेटा, ये छोटा सा टुकड़ा पूरा आईना भी नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं, परंतु देखने में यह बहुत सुंदर है और यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा कि हम ये कह सके कि शायद ये उसका हो। चलो ठीक है, इसे रख लो। इसे वैसे भी इसमें पूरा चेहरा कहाँ दिखेगा तुम्हें? तुम्हारे खेलने के काम ही तो आएगा। ऐसा कहकर गोविंद अपनी बेटियों के साथ काम खत्म कर उस शीशे को लेकर घर चले जाता है। घर पर जाकर गोविंद अपनी बेटियों से कहता है, अब उसे रख कर फिर कुछ काम करना। वो टुकड़ा टूटा हुआ है, कहीं तुम दोनों का इससे हाथ न कट जाए। और इस तरह वो दोनों उस छोटे से आईने को लेकर खेलने में लग जाते हैं। कभी अपने चेहरे को निहारते तो कभी उसकी चमक को देखकर मन ही मन खुश होते। इस तरह दिन बीतता गया। प्रतिदिन की तरह फिर से गोविंद एक दिन जब खेती करने अपने खेत पर जाता है तो उसे फिर से उसी तरह एक सुंदर सा छोटा कांच का टुकड़ा मिलता है। उसे उठाकर वह अपने घर ले आता है और अपनी दोनों बेटियों को दे देता है और कहता है, ये लो, आज फिर एक और छोटा सा दर्पण मिला है। लगता है ये पहले वाले टुकड़े का ही दूसरा हिस्सा है। पता नहीं इतना सुंदर शीशा हमारे खेत में कैसे आया। ज़रा पहले वाला हिस्सा लेकर तो आओ, देखे तो सही, ये उसी का जोड़ तो नहीं। तभी उसने उस पहले वाले शीशे के टुकड़े को दूसरे टुकड़े के साथ जोड़कर देखा तो आश्चर्य, सच में वह एक पूरा आईना ही तो था। उन दोनों को करीब लाते ही वह आईना आपस में जुड़ गया। ये देख एकाएक गोविंद और उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी सब डर गए और चिल्लाने लगे कि ये क्या भला है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो, पता नहीं ये किसका है। कभी टूटे आईने भी आपस में स्वयं जुड़ते हैं क्या? तभी किसान बोला, पहले तुम सब शांत हो जाओ, मुझे सोचने का समय तो दो। मैं भी अचंभित हूँ, पर देखो तो सही, ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये ज़रूर बहुत अनमोल होगा। हम ठहरे गरीब किसान, हमारे पास आज तक ढंग की कोई वस्तु ही नहीं है, परंतु यह तो चमत्कार हो गया। बरसों बाद इतनी सुंदर एक वस्तु मिली है। सोचो ज़रा, वो भी हमारे ही खेत में। इसे ईश्वर का वरदान समझकर रख ले, ये हमारे किसी काम ही आएगा। ऐसा सुनकर गोविंद की बीवी निर्मला बोली, खाने को 2 वक्त ठीक से मिलता नहीं और ये मोतियों से जड़ित आईने से चेहरा देखकर क्या हम अपना पेट भर लेंगे? मैं तो कहती हूँ, ये हमारे खेत में आया कहाँ से? ये तो कोई जादुई दर्पण लगता है। देखा नहीं तुम दोनों ने, शीशे के टुकड़े को मिलाते ही कैसे आपस में जुड़ गई हैं।
ये एक जादुई दर्पण है, मैं इसे घर पर नहीं रख सकती, ना बाबा ना। भले ही यह बहुत अनमोल होगा, पर अगर इससे हमारा कोई नुकसान हुआ तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा आप इसे महल में जाकर राजा जी को सौंप दो। इतनी सुंदर आईने के बदले वो तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे, तो हमारा कुछ गुजारा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कम से कम ज़्यादा पैसे मांग लेना राजा जी से। वैसे तो इसे देखकर ही राजा खुश होकर खुद ही तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। अब जाओ, देर मत करो। गोविंद ने पत्नी की बात मानकर राज्य की ओर जाने का निर्णय लिया और राजा से मिलने के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी, तो वहाँ पे खड़े सेनापति ने उसे रोक दिया और कहा कि पहले कार्य बताओ कि तुम राजा जी से क्यों मिलना चाहते हो। तब गोविंद ने कहा कि तुम अंदर जाकर राजा से कहो कि मैं एक छोटे से गांव हसनपुर से आया हूँ और मेरा नाम गोविंद है, मैं एक गरीब किसान हूँ। यह सुनते ही सेनापति बहुत ही क्रोधित हो गया। गोविंद ने कहा, क्रोध में मत आओ भाई, मैं राजा जी के लिए अनमोल भेंट लाया हूँ। यह सुनकर सेनापति हंसने लगा। गरीब किसान कहीं के, एक किसान होकर तू इतने बड़े राज्य के राजा से एक तो मिलने की हिम्मत कर रहा है और कह रहा है कि उनके लिए अनमोल भेंट लाया है। मूर्ख, हमें मूर्ख समझ के रखा है क्या? चल भाग यहाँ से, वरना मार मार के वो हाल करूँगा कि अपने पैरों पर गांव वापस भी नहीं जा पाएगा। ये कहकर गोविंद को वह सेनापति धक्के मारकर नीचे गिरा देता है। गोविंद दुखी मन से अपमान का घूंट पीकर उदास होकर अपने गांव की ओर वापस जाने का निर्णय लेता है और वहां से चला जाता है। गोविंद को घर आया देख निर्मला, उसकी बीवी, खुशी से दौड़ी आती है और कहती है, अजी क्या बात है, आप आज जल्दी आ गए। लगता है राजा ने देखते ही आपको उस दर्पण का सही मूल्य दे दिया होगा, है ना? अब तो कुछ समय हमारे बहुत ही आराम से गुजरेंगे, अच्छा खाएंगे, कुछ अच्छे कपड़े ले लेंगे, बच्चों के लिए खिलौने तो ले ही लेंगे। मैं तो सोचती हूँ बहुत दिन खेती करके हम कमा लिए, अब क्यों ना कुछ पैसे देकर किसी को खेती करने के लिए रख ले, थोड़ा आराम आपको भी तो मिल जाएगा। और हाँ, एक और बात, बाकी बचे पैसों से हम हमारे इस घर को थोड़ा सा ठीक करवा लेंगे। वैसे भी ये काफ़ी टूट फूट गई है, कैसी रही, क्या कहते हो? सही है ना? अरे मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इतना कहकर निर्मला गोविंद को देखने लगी। गोविंद एकटक निर्मला को देखने लगा। फिर निर्मला बोली, अरे आपको क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है थक गए हो। चलिए अब बताइए भी, राजा जी ने कितनी मुद्रा दी है आपको और क्या कहा आपसे? तभी गुस्से में गोविंद बोलता है, बस करो, ख्याली पुलाव पकाना बंद भी करो। कोई मुद्रा वुद्रा नहीं मिला है मुझे, बल्कि मेरे तो वो आवभगत हुई है कि पूछो ही मत। मेरी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था इसे हमारे घर पर ही रहने दो, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर गांव में ही बेचकर 2 पैसे कम ही सही पर मिल तो जाते। वहाँ तो सिर्फ अपमान हुआ, मैं तो राजा के पास पहुँच ही नहीं पाया। उस दुष्ट सेनापति ने मुझे अंदर महल में जाने ही नहीं दिया, मुझे बाहर से ही धक्के मार कर भगा दिया। अब तुम बताओ, अब बोलो क्या कहती हो? और सपने बुनो बैठकर, मुझे इतनी हीनता का सामना कभी नहीं करना पड़ा। क्या बताऊँ तुम्हें, हम गरीब हैं ना, हमें तो इन सब की आदत होनी चाहिए। अब मैंने तो ठान लिया है, मैं इस आईने को अपने पास ही रखूँगा। ये हमारे ही नसीब में है, राजा के नहीं, वरना आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे, सही है ना? तभी निर्मला कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप खाली हाथ महल से लौट आए?
नहीं नहीं, मैंने तो कितने सपने बुने थे, कितना कुछ सोच लिया था। मेरे सुनहरे सपने का क्या होगा भला। मैं इसे ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैंने कुछ सोचा है। ऐसा कहकर गोविंद की ओर देखती है। गोविंद कहता है, निर्मला, एक बात तो बताना। जब तक ये शीशा, ये दर्पण हमारे पास नहीं था, तब तक तुम, हमारे बच्चे, हम सब ठीक ही तो थे। एकाएक ऐसा क्या बदल गया? खेती किसानी कर हम रोज़ी रोटी कमा रहे थे, जैसे तैसे अच्छा ही तो हमारा गुजारा चल रहा था। तब तो तुमने ऐसे सपने नहीं देखे, फिर आज ये लालच क्यों? शांति से रहो। सुन रही हो, मैं अब कुछ नहीं कर रहा। तभी निर्मला बोलती है, अजी सुनिए, छोड़िए ये सब। मैं आपके साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। हमारे ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, और सच कहूँ तो आज भी नहीं है। पर आप स्वयं ज़रा सोचिए, भगवान चाहते हैं कि हमारे दिन बदले, तो थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी, है ना? ऐसे ही मेवे झोली में नहीं गिर जाते। इसीलिए बस जैसा मैं कहती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार आखिरी कोशिश करने में हर्जी क्या है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। महल में आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हुआ, समझ सकती हूँ। शायद इसीलिए आपका मन खट्टा हो रहा है। पर मेरे कहने पर भी आप वहाँ गए, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और वादा करती हूँ, इस बेइज्जती का बदला मैं उस दुष्ट सेनापति से ज़रूर लूँगी। परंतु अभी लक्ष्य जिस चीज़ का है उसे करना ज़रूरी है। गोविंद कहता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें इतना यकीन कैसे है भला कि वह शीशा एक चमत्कारी है और राज्य में उसकी अच्छी परख होगी? हो सकता है राजा उसे देखकर खुश होने की बजाय मुझे दंड दे दे और यह कहकर भगा दे कि ये साधारण सा दर्पण को ऐसे सजा कर तुम मेरे पास क्या सोच कर लाए हो? मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या? और फिर मुझे महल से ही फेंकवा दे। इससे तो अच्छा हुआ जो बाद में होता वो पहले ही हो गया। निर्मला कुछ देर शांत होकर सोचती है और फिर कहती है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं जी। अब आपको कुछ नहीं करना। जो कुछ भी करना है ना, वो तो मैं ही करूँगी। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। और आप कहते हैं ना कि मुझे कैसे पता कि वह दर्पण कीमती है? ज़रा देखिए तो उसकी तरफ। उसकी चमक कितनी मोहक है। उसकी चमक से ही घर कितना जगमगा रहा है भला। इसकी रत्न जड़ित मोतियाँ स्वयं ही इसके अनमोल होने का प्रमाण दे रही है। ये कोई आम शीशा नहीं है, इसकी खासियत ही कुछ और है। इसीलिए इसे इसकी सही जगह पर पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। अब आप समझें कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? गोविंद कहता है, तो फिर आगे की तुम ही बताओ। तुम्हारे ही दिमाग से चलते हैं। क्या करना चाहिए भला?